हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टॉपिक को। आर्टिकल में सबसे पहले ओवरव्यू देखिएगा, थोड़ा सा तेजी से रखेंगे बेटा, छोटा सा प्यारा सा लल्लू सी टॉपिक है बेटा, है ना, खत्म करेंगे इसको। सबसे पहले आर्टिकल वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 25 और जो एमओए वर्ड है इसको डिफाइन किया गया बेटा 256। तो आर्टिकल है 25 और एमओए 256। ओके, चलिए अब आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखना पड़ेगा वो सेक्शन 5 में दिया हुआ है। और हाँ, एक बात बता दूं बेटा, ये रेगुलर क्लास तो है नहीं, आपको मालूम है बेटा, तो थोड़ा तेजी रहेगी, है ना। मेरे को मालूम है बड़ा ये टॉपिक भी आपके लिए इजी है। चलिए सेक्शन नंबर 5 हो गया आर्टिकल के कंटेंट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सेक्शन 6 के बारे में कुछ, और आर्टिकल को अल्टेरेशन करने के बारे में दो सेक्शन है, 14 15 इसके ऊपर बात करेंगे, और एक 17 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन, सेक्शन 25 आर्टिकल का डेफिनेशन। सुनना मेरी बात ध्यान से। Article means article of association as originally framed or altered from time to time in pursuance of this Companies Act or any previous company law। वापस से बोलूंगा, article mean article of association as originally framed or altered from time to time in pursuance of this act or any previous company law। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत जो आपने आर्टिकल फ्रेम किया या उसको टाइम टू टाइम चेंज किया है, तो चेंज होने के बाद जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल कहलाएगा। ओके, सेकंड नंबर बात करते हैं आर्टिकल्स आर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। भैया आपको मालूम है हर घर के अपने कानून होते हैं ना बेटा, हर घर के अपने कानून होते हैं, वैसे ही हर कंपनी के अपने आर्टिकल होते हैं और अपने कानून होते हैं। मतलब हमारी ये, इसको आप बायलॉज भी बोल सकते हैं, हमारी कंपनी किस तरीके से काम करेगी। जैसे बेटा देखो, आजकल घर घर में कोरोना के अपने अपने नियम है। कोई बोलता है कि नहीं घर से बाहर नहीं निकलना है बच्चों को, और कोई बोलता है बच्चों बाहर निकलो लेकिन कैंपस के बाहर मत जाना। कोई बोलता है बाहर जाओ लेकिन मास्क पहन के जाओ, और कोई बोलता है जहां जाना है जाओ। तो बेटा हर घर के जैसे अलग अलग नियम होते हैं, वैसे हर कंपनी के आर्टिकल के अपने नियम हो सकते हैं। उन नियमों के द्वारा कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट चलता है। इसके बाद आखिर आर्टिकल में लिखते क्या है बेटा, बड़ा डॉक्यूमेंट होता है एमओए। तो एमओए में जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा ना, जिस उद्देश्य के लिए आपने कंपनी बनाई है, उस ऑब्जेक्ट के नियम कानून कहां लिखे जाते हैं बेटा, आर्टिकल में। मतलब जब आप आर्टिकल लिखते ना तो एमओए को देखते हैं, किसको लिखते हैं बेटा, एमओए को देखते हैं कि अच्छा एमओए में ये ऑब्जेक्ट है तो हम ऐसा काम करेंगे, इस काम को करने के लिए इस तरीके से हम काम करेंगे। तो एमओए के ऑब्जेक्ट को देखकर आर्टिकल लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, आर्टिकल कैन नॉट वायलेट एक्ट एंड एमओए। बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आर्टिकल है ना वो बेटा है, एमओए बाप है और एक्ट दादाजी है। तो आपको मालूम बेटा जो बेटा होता है ना बेटा, उसको बाप की भी सुनना पड़ता है, दादाजी की भी सुनना पड़ता है। इसलिए बोला कि जो एक्ट है वो जो आर्टिकल है वो एमओए और एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, और अगर चले गया तो क्या होगा बेटा, उसको घर से निकाल दिया जाएगा, मतलब आर्टिकल वॉइड होगा। इसके बाद आर्टिकल कॉन्टेक्ट क्रिएट करता है बिटवीन कंपनी एंड मेंबर। मतलब आर्टिकल में लिखा है कि मेंबर को पैसा टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, तो मेंबर को देना पड़ेगा, और अगर मेंबर ने पैसा नहीं दिया तो उस केस में कंपनी उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर देगा, क्योंकि आर्टिकल में जो लिखा रहता है वो कंपनी और मेंबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है। ओके ठीक है जी, ये एग्जाम में नहीं आ सकता, गारंटी है, लिख के रख लो। हाँ जी बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट बात करें, आर्टिकल का कंटेंट सेक्शन नंबर 5, आर्टिकल का कंटेंट सेक्शन नंबर 5, इसमें बेटा 8 पॉइंट, कितने पॉइंट बेटा, 8 पॉइंट। ठीक है जी, चलो अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूं बेटा 8 पॉइंट के ऊपर। तो ये जो 8 पॉइंट है ना, इसमें सबसे पहले लिखा है रेगुलेशन। पहला पॉइंट लिखा है रेगुलेशन, मतलब आर्टिकल में रेगुलेशन मतलब क्या होता है बेटा, रूल्स है, बायलॉज है। तो आर्टिकल में कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलेगा, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे रेगुलेट होगा, उसके बारे में नियम कानून लिखे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल में कौन से मैटर लिखने पड़ेंगे, तो 2 बातें बेटा। सबसे पहले लिखा है कि आर्टिकल में वो सारे मैटर लिखने पड़ेंगे जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, और आपको मालूम है जब जब प्रिस्क्राइब की बात होती है इसका मतलब रूल्स में। तो आर्टिकल बनाते समय आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाना उसको देख लो, रूल्स में लिखा है कि इस मैटर के ऊपर आर्टिकल में लिखना है, तो उस मैटर के ऊपर आपको आर्टिकल में लिखना पड़ेगा। अब सवाल है कि रूल्स में नहीं लिखा है कि नहीं, लेकिन कोई कंपनी चाहती है कि हमारे नियम कानून कुछ और होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल सकते हैं। यस, तो यहां पे क्या लिखा है कि हम आर्टिकल में एडिशनल मैटर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि हमारे मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। मतलब आर्टिकल बनाते समय ध्यान क्या रखना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना के रखे हैं उसको तो लिखना ही है, प्लस एडिशनल मैटर हमको जो जरूरी लगते हैं कि मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है, वो भी हम लोग आर्टिकल में लिख सकते हैं। तो ये पहले की 2 पॉइंट एक बना लो आप, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 2 + 3 + 2, 3 2 5 और 3, ऐसा करके 2 3 3 इस पार्ट में अपन लोग इसको डिवाइड करेंगे। कैसे अभी मैं बात करूंगा आपसे। हाँ जी, चलो 2, अभी ये दिमाग में रखा कि 2 पॉइंट हो गए, ठीक है अपने। चलो अब आगे बात करते हैं, ये है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी तो बताऊंगा मैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट, सुनना बेटा, आर्टिकल को इंट्रेंचमेंट का कॉन्सेप्ट क्या समझिएगा, आर्टिकल के किसी भी क्लॉज को चेंज करना ना, तो सेक्शन 14 में लिखा है कि आप जनरल मीटिंग में एसआर पास करके आप इसको बदल सकते हो। आर्टिकल की किसी भी क्लॉज को हम आर्टिकल बदल सकते हैं, आपको मालूम है जनरल मीटिंग में एसआर पास करके।
और एसआर पास करना मतलब क्या हुआ, 75% वाले अगर जनरल मीटिंग में जो मेंबर आए हैं उनका 75% मेंबर वाले अगर तैयार हो जाते हैं तो उस केस में हम आर्टिकल को बदल सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए किसी कंपनी के आर्टिकल में 100 पॉइंट लिखे हैं, 100 रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, लेकिन कंपनी क्या चाहती है कि इन 100 में जो 4 क्लॉज है, 4 क्लॉज ऐसे हैं, 100 में से 4 क्लॉज ऐसे हैं जिसको बदलने के लिए एसआर से भी ज्यादा मेजोरिटी चाहिए। भाई मान लीजिए कंपनी को क्या लगता है 4 मैटर बड़े इंपॉर्टेंट है और इसको चेंज करने के लिए 90% वालों की मेजोरिटी चाहिए, मतलब एसआर से भी ज्यादा बड़ी मेजोरिटी चाहिए। तो पहले का कंपनियों में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि आप कर सकते हैं, लेकिन बेटा कंपनी जब 2013 आने के बाद प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया और प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट कंपनी को यह पावर देती है कि कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल के कुछ क्लॉज को जो इनको लगता है कि इसको अल्टर करने के लिए एसआर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए तो उसको भी लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो, मतलब ये अलाउड है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में आर्टिकल के ये जो 4 क्लॉज है उनको चेंज करने के लिए वो चेंज तभी होंगे, अल्टरेशन तभी होगा जब 90% वाले कंसेंट देंगे, ठीक है। मतलब बाकी जो 96 पॉइंट्स जो बच गए ना उनको चेंज करने के लिए एसआर, लेकिन ये 4 स्पेशल पॉइंट है जिनको चेंज करने के लिए आपको एसआर से भी ज्यादा मेजोरिटी चाहिए, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट। ये जो 4 क्लॉज है ना इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट। ओके, तो चलो हम लोग बात करते हैं पॉइंट तीसरे नंबर में। देखो 3 पॉइंट है, 3, 4, 5 तीनों इंटेंचमेंट के बारे में। तो आर्टिकल मे कंटेन प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपको मालूम है बेटा मे और शेल का मतलब मालूम है ना, आपने ये सब लॉ में पढ़ा है कि जो इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है कि मे वर्ड आ गया मतलब ऑप्शनल है, तो कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपको प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट करना ही है, कंपनी को पावर दे दिया गया कि आप चाहो तो किस क्लॉज को प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट करना है आप डिसाइड करो, तो कंपनी चाहे तो इंटेंचमेंट का प्रोविजन कर सकती है। अगर तो देखो क्या लिखा है, इन दिस केस मतलब अगर कंपनी ने प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट किया तो क्या होगा, स्पेसिफाइड प्रोविजन मे बी अल्टर्ड ओनली इफ सम कंडीशन और प्रोसीजर व्हिच आर मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर आर कंप्लाइड विद। तो जो प्रोविजन उन्होंने लिखा ना, मैंने एग्जांपल लिया 4 पॉइंट, तो उनको चेंज करने के लिए एसआर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट या एसआर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एसआर में 75% है, इसमें 75% से ज्यादा मेजोरिटी, हायर मेजोरिटी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिटी मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंपनी प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट करना चाहती है तो कब कर सकती है और कैसे कर सकती है। तो फॉर्मेलिटी क्या बेटा, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं आप। पहला लिखा है आइदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपनी बन रही है, प्रमोटर जब कंपनी बना रहा है उसी समय जो उसने आर्टिकल बनाया होगा तो उस आर्टिकल में लिख दिया कि 4 क्लॉज, हेडिंग डाल दिया प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट और 4 क्लॉज लिख दिया और लिख दिया कि इसको चेंज करने के लिए 80%, 90%, 100% की कंसेंट लेना पड़ेगा। 100% भी सकते हो बेटा, जैसे मैंने 90 बोला ना, 100 को बोलते हैं यू आर, क्या बोलते हैं यू आर, 3 चाहिए होते बेटा बी आर, 4 चाहिए होती बी आर, ओ आर, एस आर, यू आर, बी आर, ओ आर, एस आर, यू आर। बी आर मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन, ओ आर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एस आर मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन और यू आर का मतलब है यूनानिमस रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनानिमस रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनानिमस रिजोल्यूशन। मतलब 100% लोगों की कंसेंट। क्या होता है बेटा, 100% लोगों की कंसेंट। चलिए ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, हाँ सुशीला देवी थैंक यू। चलो आगे बढ़ते बेटा, अगला पॉइंट है आर्टिकल को अमेंड करना। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कंपनी ने हमने फॉर्मेशन कर दिया, उस समय हमने इंटेंचमेंट का प्रोविजन नहीं किया था, तो अब सवाल होता है क्या बाद में भी कंपनी कर सकती है क्या। भाई मैंने बना लिया एक्सेल, है ना, मेरे को 1 साल के बाद लगता है कि अरे यार मेरे को कुछ प्रोविजन को ज्यादा स्ट्रिक्ट करना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, द आंसर इज यस, मैं कर सकता हूं। लेकिन कैसे कर पाऊंगा, तो डिपेंड करता है बेटा, अगर प्राइवेट कंपनी है, मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी, आपको मालूम है एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर, विद द कंसेंट ऑफ, आप जहां कहीं भी हो बेटा बोलते जाना, चुपचाप मत बैठना, बोलते जाना। हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर, सारे मेंबर की सहमति चाहिए। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है ना और आपको प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट करना है तो आपको जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा बेटा एसआर। तो वापस से सुन लेना, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आखिर इंटेंचमेंट का प्रोविजन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन करते समय कर लो, अगर फॉर्मेशन करते समय नहीं किया है तो उस केस में 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर प्राइवेट कंपनी तो ऑल मेंबर की कंसेंट लेकर आप इंटेंचमेंट का प्रोविजन ऐड कर सकते हो, और पब्लिक कंपनी तो एसआर पास करके आप प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट कर सकते हो। फिर
इसका तीसरा पॉइंट बेटा नोटिस टू आरओसी, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इंटेंचमेंट का प्रोविजन करते हो तो आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट किया है, इन मैटर को हमने प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट में डाल रखा है। ओके, तो एक बार बताओ बेटा, ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, फटाफट एक बार ठेंगा दिखाइए कि क्या आपको समझ आ रहा है, क्या ये क्लियर है क्या, फटाफट ठेंगा दिखाइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इज इट क्लियर? निधि, अमित, ओके चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। ये फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, मेमोरेंडम और आर्टिकल का कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 1 है ना, कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 1 है, तो शेड्यूल 1 में शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसमें 10 टेबल है। कितने टेबल है बेटा? 10 टेबल है, टोटल 10 टेबल है, 10 टेबल। उसमें एमओए और एओए का फॉर्मेट दिया गया है। शुरू का ABCDE एमओए के बारे में है, और FGHIJ ये जो बात की जो 5 टेबल है वो आर्टिकल के फॉर्मेट के बारे में दिए हैं। तो ABCDE एमओए का फॉर्मेट है, और ई के बाद में FGHIJ ये है अपने आर्टिकल का फॉर्मेट। आर्टिकल का फॉर्मेट मतलब क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कई लोग को पता ही नहीं रहता आर्टिकल बनाते क्या, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल 1 में लिख दिया कि आप इस तरीके के रूल बना सकते हो। ये जो 5 पार्ट है ना, ये 5 अलग अलग टाइप की कंपनियों के बारे में, तो ये रूल बना दिया गया कि आपकी कंपनी चाहे तो इस टाइप के रूल्स बना सकती है, इस टाइप के बना सकते हो, ये पसंद आए ये ले लो, जो मर्जी वो कर लो। तो ये जो FGHIJ है वो कौन कौन सी कंपनी के लिए, 5 कंपनी के लिए है। सबसे पहले नाम याद करो लाइन से, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। थर्ड नंबर है गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। वापस से बात करूंगा, शेड्यूल 1 में आर्टिकल का फॉर्मेट है, 5 कंपनी है। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और आखिरी के 5 है मतलब FGHIJ। लाइन से क्रम में जमा देना। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा मॉडल आर्टिकल। मॉडल आर्टिकल मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने बात किया ना बेटा, ये जो 5 टेबल में जो बातें लिखी है ये कहलाते हैं मॉडल आर्टिकल। और मॉडल आर्टिकल को आप चाहो तो पूरा अडॉप्ट कर सकते हो या कुछ को अडॉप्ट कर सकते हो। मतलब ध्यान रखना है कंपलसरी नहीं है। कोई जैसे एक्सेल जब बनी था ना, तो हमने मॉडल आर्टिकल को पढ़ा, हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो हमने मॉडल आर्टिकल को पढ़ा। तो मॉडल आर्टिकल के ना मतलब टेबल, नेचुरली हमने टेबल एफ को पढ़ा होगा, तो टेबल एफ को जो पढ़ा ना, तो टेबल एफ के मेरे को 10 पॉइंट बहुत अच्छे लगे तो मैंने 10 पॉइंट वहां से उठा लिए, लेकिन जो 40 पॉइंट है मेरे को बेकार लगे तो 40 पॉइंट मैंने अपने मर्जी से बना लिए। जो तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं पूरे को भी अडॉप्ट कर सकता हूं, मैं कुछ को अडॉप्ट करके कुछ अपने बना सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन एक खास बात है बेटा, कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने अपना आर्टिकल बनाया, आर्टिकल बनाना तो आजकल कंपलसरी है, तो अगर मैंने अपना आर्टिकल बनाया लेकिन किसी मैटर पर, किसी एक मैटर पर मेरा आर्टिकल साइलेंट है, तो उस केस में क्या होगा, तो लॉ क्या बोलता है, मॉडल आर्टिकल शैल अप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी कंपनी जो है ना, मेरी जो भी कंपनी है, मेरी कंपनी का जो मॉडल आर्टिकल में जो लिखा है वो अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने आर्टिकल बनाया, मेरा आर्टिकल किसी मैटर पे साइलेंट है, तो मॉडल आर्टिकल अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। तो ये देखो, ये 8 पॉइंट हो गए बेटा, सेक्शन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। पहला पॉइंट था आर्टिकल में रेगुलेशन लिखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट है मैटर बताना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब्ड और एडिशनल मैटर लिख सकते हैं। 3 इंटेचमेंट के प्रोविजंस हो गए बेटा। इंटेचमेंट का मतलब आप आर्टिकल में चाहो तो कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि कुछ प्रोविजन को एसआर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हैं, फॉर्मेशन के समय लिख सकते हैं, या बाद में करना चाहते हो तो प्राइवेट कंपनी में ऑल मेंबर कंसेंट चाहिए, पब्लिक कंपनी में आपको पब्लिक कंपनी में एसआर पास करना पड़ेगा, उसके बारे में आरओसी को इन्फॉर्म करो। फॉर्मेट में मैंने बता दिया आपको, मॉडल आर्टिकल कहलाते हैं वो, और ये बाकी 2 बातें वो कोई खास बात नहीं बेटा। अब अगला सवाल है मेरा आपके सामने, इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ बेटा, भगवान राम बड़े कि एक्ट बड़े हैं? भगवान राम बड़े हैं, राम को मैं थोड़ा राम कर दिया बेटा, है ना। भगवान राम बड़े हैं कि एक्ट बड़े हैं, बोलो। और कलयुग का जमाना है, कलयुग में क्या बड़ा है बेटा, भगवान राम बड़े हैं कि एक्ट बने हैं? एक्ट बड़े हैं। अमित राम से दिया एक्ट बड़े हैं।
ठीक है बेटा, क्या करें, कलयुग है, कलयुग में भगवान राम से बड़े एक्ट को माना गया है, क्या कर सकते बेटा। अब यही है अपना सेक्शन 6 का है कोड वर्ड, ठीक है। कई बार क्या होता है, राम भगवान और एक्ट में कंफ्लिक्ट हो जाता है, भगवान राम कुछ और बोल रहे हैं और एक्ट कुछ और बोलता है, तो उस केस में एक्ट प्रिवेल करेगा। सेक्शन 6 क्या बोलता है, एक्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है जी। अब ये राम भगवान राम क्या है, सुनो, आर फॉर रिजोल्यूशन, ए फॉर एग्रीमेंट, ए फॉर आर्टिकल, एम फॉर मेमोरेंडम। वापस से सुन लो, रिजोल्यूशन मतलब आपने ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया जो एक्ट के अगेंस्ट में, आपने कोई एग्रीमेंट ऐसा पास कर दिया जो एक्ट के अगेंस्ट में, आर्टिकल में ऐसी कोई बात लिख दिया जो एक्ट के अगेंस्ट में, एमओए में कोई ऐसी बात लिख दिया जो एक्ट के अगेंस्ट में है, तो सेक्शन 6 क्या बोलता है बेटा, सेक्शन 6 बोलता है कि एक्ट प्रिवेल करेगा। क्या बोलता है बेटा, एक्ट प्रिवेल करेगा, मतलब वो जो आर्टिकल एमओए वगैरह में जो लिखा है ना उसको क्या माना जाएगा, वॉइड। तो ये हो गया बेटा सेक्शन नंबर 6, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते बेटा, अल्टेशन ऑफ आर्टिकल आ गया बेटा, ये मुझे लगता है अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अल्टेशन ऑफ आर्टिकल। और बेटा एक बार वापस से सुन लो, एक्सेल के ऐप में ये सारे नोट जो आपको समरी दिख रहे हैं ना वो एक्सेल के ऐप में है, तो अगर अभी तक आपने नोट डाउनलोड नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा बेटा, बहुत फायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो आप मेरे से ज्यादा अच्छा समझेंगे बेटा। तो अल्टेशन ऑफ आर्टिकल, दो सेक्शन है बेटा, सेक्शन 14 और 15, सेक्शन 14 प्लस सेक्शन नंबर 15। अब मेरा एक सवाल है आपसे, अब मेरा एक सवाल है कि एक कंपनी ने क्या किया, एक प्रमोटर ने क्या किया, आर्टिकल बना दिया, और कंपनी ने आर्टिकल में क्या लिख दिया, कंपनी ने आर्टिकल में क्या लिख दिया, नहीं है उसमें सर, नहीं बेटा है, सुमित बेटा है। एक्सेल के ऐप में आप जाएंगे ना तो, और मैंने एक बात भी बोली कि अगर कोई दिक्कत है तो आप हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्सेल के ऐप में मैंने सारे समरी अपलोड कर दिए हैं एक्सेल के ऐप में, लेकिन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और मोबाइल के थ्रू एंड्रॉइड ऐप में आपको प्ले स्टोर में जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं बात करता हूं बेटा आर्टिकल। प्रमोटर ने एक आर्टिकल बनाया और आर्टिकल के आखिरी में पूरे पॉइंट लिख दिए और उसके नीचे में एक नोट डाल दिया, और नोट डाल क्या दिया, नोट डाल दिया कि दुनिया का कोई आदमी कभी भी, दुनिया का कोई आदमी कभी भी दुनिया का कोई भी आदमी कभी भी इसको अमेंड नहीं कर पाएगा। अमेंडमेंट इज नॉट अलाउड, अमेंडमेंट इज नॉट अलाउड, ये लिख दिया बेटा आर्टिकल में कि हमने जो आर्टिकल लिख दिया मरते दम तक कंपनी का यही आर्टिकल होगा, कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है बेटा, क्या ये सही है, क्या ये वैलिड है? आंसर इज नो। सुनो, आर्टिकल को बदलना शेयर होल्डर का जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो मेरे साथ, आर्टिकल बदलना शेयर होल्डर्स का जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसको बदल के ही रहेंगे। तो आर्टिकल बदलना मतलब ये अलाउड है बेटा, मतलब आप ऐसा मना नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर बदल कैसे सकते हैं, आर्टिकल में बदलाव करना है तो कैसे बदलाव होगा, उसके बारे में दो सेक्शन है 14 प्लस 15। इसका मेन हीरो है बेटा सेक्शन नंबर 14 और ये साइड हीरो है। तो पहले बात करते हैं 14 के बारे में। 14 में सबसे पहले लिखा बेटा कि अगर आपको आर्टिकल को बदलना है तो आपको पास करना पड़ेगा एसआर। लेकिन हाँ, कुछ भी मत लिख देना, ऐसा मत लिख देना कि आज से हम जुआ खिलाएंगे, ये जुए खिलाने के नियम, आज से हमारे जो डायरेक्टर है वो बैठक करेंगे संडे को, ठीक है, और ताश पत्ती खेल के पैसा इकट्ठा करेंगे और ताश खेलने के नियम है, ये अलाउड नहीं है बेटा। एक्ट और आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए आप अल्टेशन कर सकते हैं, और ये जो अल्टेशन है उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है बेटा, जो प्रोविजन फॉर इंटेंचमेंट है उसको चेंज करने के लिए जो भी आर्टिकल में लिखा है, जैसे आपने लिख के रखा है इंटेंचमेंट के लिए 90% या यूनिवर्सल रिजोल्यूशन, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। तो इंटेंचमेंट के अलावा बाकी जो क्लॉजेज है उनको चेंज करने के लिए आपको जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा बेटा एसआर। इसके बाद अगर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी का एक दूसरे में कन्वर्शन होता है, जैसे हमने बात किया था बेटा, आपको ध्यान होगा सेक्शन नंबर 18, तो 18 में लिखा होता है कि एक कंपनी का दूसरे कंपनी में कन्वर्शन हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई थी। तो कन्वर्शन इज अलाउड, आपने पब्लिक कंपनी बनाई उसको प्राइवेट में, या प्राइवेट को पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा, तो यहां पर भी लॉ में क्या बोलता है, आपको पास करना पड़ेगा एसआर। तो पब्लिक का प्राइवेट या प्राइवेट का पब्लिक में कन्वर्शन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा एसआर। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी, आपको मालूम है प्राइवेट कंपनी 268, चलो एक सवाल का जवाब दो बेटा, ओपीसी कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ओपीसी बताइए मेरे को, सेक्शन नंबर बताइए ओपीसी का। जल्दी ओपीसी का सेक्शन नंबर बताएंगे बेटा। ओपीसी का सेक्शन नंबर, हाँ, चंचल ने आंसर दिया बेटा सबसे पहले 262।
कुशल बेटा आप जो 268 लिख रहे हो वो प्राइवेट कंपनी का है, ओपीसी का नहीं है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको मालूम है प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो और वो 3 रेस्ट्रिक्शन का कोड वर्ड था अपना बेटा आरएमपी, आप लोग को याद होगा हमने कोड वर्ड क्या डिस्कस किया बेटा, आरएमपी। तो वो जो 3 रेस्ट्रिक्शन है जो आरएमपी है, अगर उसको आपने डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो डिलीट करते ही वो जो कंपनी है ना वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, और प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी मतलब क्या बन जाएगा बेटा, पब्लिक कंपनी। और अगला पॉइंट देखो, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में कन्वर्शन करना है तो ये बेटा बड़ा काम है, क्योंकि आपने पब्लिक से पैसा लेके रखा है और अब आप क्या बोल रहे हो, हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। तो अगर आप पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में कन्वर्शन करना है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा बेटा, लॉजिक होने चाहिए तभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिट करेगा। तो दिमाग में ध्यान रखना बेटा, अगर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है इजी है, क्योंकि छोटे से बड़े हो रहे, पर बड़े से छोटे होना ये तो गलत बात है बेटा। बड़े से छोटे होना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, आपने एसआर वगैरह पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जहां पे रिक्वायर्ड है आपने ले लिया, तो आरओसी को बताना ही पड़ेगा बेटा। आरओसी अपने माई बाप हैं, तो हर काम को उसको तो सूचना देना ही पड़ेगा, तभी अपने द्वारा किया गया कार्य मान्य होता है। तो क्या लिखा देखो आप, अब हमको फाइल करना पड़ेगा जो कॉपी, जो अल्टर्ड आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर और अल्टर्ड आर्टिकल की कॉपी आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। तो ध्यान रखना बेटा, नॉर्मली हर जगह 30 दिन रहता है, लेकिन यहाँ पे 15 दिन का समय है। मतलब क्या हुआ, आपने जो आर्टिकल चेंज किया ना, तो वो जो एसआर की कॉपी, जिस एसआर के द्वारा आपने आर्टिकल चेंज किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की कॉपी अगर पब्लिक का प्राइवेट में कन्वर्शन है, और जो नया आर्टिकल है, क्योंकि पुराने में से आपने कुछ चेंज कर दिया, तो जो नया वाला आर्टिकल है ना वो, तो ये 3 चीजें आपको, 2 चीज तो कंपलसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल अगर लगती है तो वो भी आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। ओके, उसके बाद अब एक सवाल है कि सर, आपके मन में सवाल होगा, सर अगर मैंने आरओसी को फाइल ही नहीं किया तो क्या होगा। बेटा अगर आरओसी को फाइल नहीं किया आपने, ये जो लिखा है कि फाइल करना वो नहीं किया, तो आपका अल्टेशन वैलिड ही नहीं होगा। जब तक माई बाप को नहीं बताओगे ना बेटा तो इफेक्टिव ही नहीं होगा, माई बाप ही नहीं, वो इफेक्टिव ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा बेटा, रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है ना वो वैलिड होगा जब मतलब आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, मतलब क्या हुआ कि आरओसी को आपने आर्टिकल रजिस्टर्ड कर दिया तो ये वैलिड होगा, मतलब ये माना जाएगा जैसे कि आपका आर्टिकल यही वाला है, तो सही बात है। इसके बाद देखो, अल्टेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल टू बी नोटेड इन ईच कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, ये है बेटा सेक्शन नंबर 15। मतलब यहां से यहां तक था सेक्शन नंबर 14, और ये जो आखिरी पॉइंट है वो दिया है 15 क्या बोलता है मालूम, समझो। जैसे भाई मान लीजिए, हाँ देखो बेटा, अभी ना अगर 15 दिन के बाद फाइल करोगे ना तो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी मतलब एडिशनल फाइलिंग फीस लगती है, और जब फाइल करोगे उस समय से इफेक्टिव होगा। हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए बेटा ये मेरा आर्टिकल है, मेरे एक्सेल का आर्टिकल है, तो कई लोग एक्सेल का आर्टिकल मांगते हैं, जिससे भी मैं कांटेक्ट करता हूं। तो अब होता क्या है बेटा, मैंने ऐसे क्या किया, 100 आर्टिकल छपवा के रख लिया। भाई आप सोचो ना, एक आदमी आ गया कि सर आर्टिकल कॉपी दो, तो क्या मैं प्रिंट आउट निकाल के दूं क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, 100 कॉपी निकाल के रख देता हूं, मैं 100 कॉपी निकाल के रख लेता हूं। फिर क्या होता है, जो जो मांगते हैं मैं उसको देते रहता हूं कि ये लो कॉपी, ये लो मेरे आर्टिकल की कॉपी। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने आज आर्टिकल को चेंज कर लिया तो मेरे पास 100 कॉपी पड़ी हुई है, तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, पूरे 100 कॉपी को मेरे को फाड़ के नहीं फेंकना है, मैंने जो क्लॉज चेंज किया ना उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब जो अल्टेशन है ना उसको, आपकी जो भी कॉपीज आपके पास पड़ी है उसमें उस अल्टेशन को नोट कर लो, तो आपका वो कॉपीज यूज हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। पुराने कॉपी अब अलाउड नहीं रहेगी, ध्यान रखना। तो ये हो गया बेटा सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 15। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब बात करते हैं बेटा सेक्शन नंबर 17 का। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, सेक्शन नंबर 17। हाँ जी बेटा, सेक्शन नंबर 17 मेंबर को राइट देता है। किसको पावर देता है बेटा, मेंबर को राइट देता है। मेंबर को राइट क्या देता है, अगर मेंबर को राम भगवान चाहिए, अगर मेंबर को राम भगवान चाहिए तो मेंबर डिमांड कर सकता है। अगर मेंबर को राम भगवान चाहिए तो जो मेंबर है ना वो कंपनी को डिमांड कर सकता है कि हमको भगवान राम दो। तो उस केस में जिस दिन उसने डिमांड किया उसके 7 दिनों के अंदर कंपनी को राम भगवान देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भगवान इतनी आसानी से कैसे देंगे, इतना सस्ते में कैसे देंगे? तो कंपनी क्या बोलेगा कि भगवान चाहिए तो पैसा दो, भगवान चाहिए तो पैसा दो, बस बात खत्म हो गई बेटा। यही बात लिखी है सेक्शन नंबर 17। 17 खतरा, भगवान राम मांग रहे हो बेटा, खतरा है। भगवान राम को मांगते हो, खतरा है, लेकिन अलाउड है। हाँ जी, अब राम का मतलब समझिए ना बेटा, आर फॉर रिजोल्यूशन, ए फॉर एग्रीमेंट, ए फॉर आर्टिकल, एम फॉर एमओए। ओके,
तो कोई भी मेंबर को अगर मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है तो 7 दिनों के अंदर जिस दिन कंपनी का मेंबर ने रिक्वेस्ट किया, खाली रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा बेटा, पेमेंट ऑफ फीस भी करना पड़ेगा। तो जिस दिन कंपनी के मेंबर ने कंपनी को फीस जमा किया, मतलब और रिक्वेस्ट किया कि हमको राम भगवान चाहिए, तो उसके 7 दिनों के अंदर राम भगवान को अवेलेबल कराना पड़ेगा। और राम भगवान का मतलब आपको मालूम है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। लिमिटेशन ऑन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को अल्टर करने की लिमिटेशन, क्या हम आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं? क्या कुछ भी चेंज कर दूं मैं? नहीं बेटा, आर्टिकल को चेंज करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो हम एसआर पास करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा कुछ अल्टेशन अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं है। अब कौन कौन से नहीं है भाई? देखो, आपने ऐसा कोई एक्ट कर दिया, जो ऐसा कोई अल्टेशन आर्टिकल में कर दिया जो एक्ट के खिलाफ है। मालूम बेटा, आप दादा के खिलाफ जा रहे हो, अलाउड नहीं है। क्या पिताजी के खिलाफ जा सकते हो? मतलब आर्टिकल में ऐसा कोई अल्टेशन नहीं कर सकते जो एमओए के अगेंस्ट में, ऐसा कोई अल्टेशन नहीं कर सकते जो कि इलीगल है। ऐसा कोई अल्टेशन अगर आप करते हो जो कि माइनॉरिटी के लिए फ्रॉड है, या जो माइनॉरिटी के ऊपर हार्डशिप लगाता है, तो मतलब कई बार क्या होता है, आप ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन बना लेते हैं जिससे मेजॉरिटी वालों को फायदा हो रहा है तो होता है, माइनॉरिटी वालों को नुकसान होता है, तो ये भी अल्टेशन वैलिड नहीं है। फिर अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्शन करना चाहते हो तो केवल एसआर से काम ये कर सकते हो, पर केवल एसआर से नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक प्रकार से लिमिटेशन है कि केवल एसआर से काम नहीं होगा। और इसके बाद आप ऐसा कोई अल्टेशन करोगे ना, जैसे आपने आर्टिकल में क्या दिया कि ऐसे मेंबर जिनके पास 10 से कम शेयर हो सबको निकालना है, सबको छुट्टी, अलाउड नहीं है बेटा। तो ऐसा कोई आर्टिकल में अल्टेशन जिससे किसी मेंबर की मेंबरशिप इलॉजिकल तरीके से बिना किसी वजह से चले जाए तो ये वैलिड नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया बेटा आर्टिकल को अल्टर करने की लिमिटेशन। एक्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, एमओई के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, कंपनी के फायदे में होना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए अगर हार्डशिप है, फ्रॉड है तो वैलिड नहीं होगा। पब्लिक का प्राइवेट में कंपनी में कन्वर्शन होता है तो ऐसा से काम नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। और आखिरी पॉइंट है एक्सपल्शन ऑफ मेंबर नहीं होना चाहिए, मेंबर को नहीं निकाल सकते। इसके बाद आखिरी पॉइंट है इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल में डिफरेंस। हालांकि बेटा मेमोरेंडम अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, पर आपको तो मालूम है बेटा कोई खास बात नहीं है, तो फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ मीनिंग, एमओए में कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और आर्टिकल में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं। सेकंड पॉइंट है अल्टेशन। अगर आप एमओए को चेंज करना चाहते हैं ना, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल नॉर्मली लेनी पड़ती है। मतलब एमओए के जो क्लॉजेस होते हैं उसको चेंज करने के लिए एसआर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल चाहिए नॉर्मली, लेकिन आर्टिकल को चेंज करने के लिए केवल एसआर चाहिए। हाँ, केवल एक केस है पब्लिक का प्राइवेट, तो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। फिर है अल्टावायरस। अल्टावायरस वर्ड का मतलब क्या होता है बताएंगे आप मेरे को बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टावायरस? चलो देखें आपकी तैयारी। हाँ जी, अल्टावायरस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टावायरस? देखिए कौन आंसर देता है सबसे पहले। हाँ जी बेटा, कौन दे रहे हैं आंसर? बियॉन्ड द पावर, अमित ने दिया सबसे पहले। कुशल ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, बियॉन्ड द पावर। सुमित ने से स्वांति ने बता दिया कि वॉइड होता है। ओके चलिए, वेरी गुड। अल्टावायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। क्या होता है बियॉन्ड द पावर? मतलब कंपनी के पावर के बाहर। तो अगर कोई कंपनी ने ऐसा कोई काम किया जो एमओई के बाहर है, तो उस केस में वॉइड है और कोई भी आदमी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, मतलब बाद में उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कोई काम किया गया जो आर्टिकल के बाहर है, आर्टिकल के पावर के बाहर है, पर एमओई के पावर के अंदर है, तो ये वैलिड हो सकता है, तो इट मे बी रेटिफाइड। मतलब डिफरेंस क्या हो गया बेटा? एमओई के बाहर अगर काम करोगे ना तो हमेशा वॉइड होगा, जीरो होगा, नल होगा। लेकिन अगर आर्टिकल के बाहर कर रहे हो पर एमओई के अंदर है, पावर में है, लेकिन उसका तरीका गलत है, करने का जो प्रोसेस है वो गलत है, तो उस केस में उसको रेटिफाई किया जा सकता है, उसको वैलिड किया जा सकता है। फिर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। एमओए सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट होता है बेटा एमओए, और जो आर्टिकल होता है वो होता है उसका सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट। फिर कन्फ्लिक्ट, मतलब अगर एमओए और आर्टिकल में कन्फ्लिक्ट हो गया आपस में, तो उस केस में एमओए प्रिवेल करेगा, क्योंकि पिताजी रहेंगे बेटा। तो इसके साथ अपना आर्टिकल का जो टॉपिक है वो हो गया बेटा कंप्लीट। आज का जो सेशन है आपको मालूम है 2